पढ़ा कि क्या रेस्ट्रिक्शन है कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करने के ऊपर, राइट। चलिए एक बार देख लेते हैं कैरी फॉरवर्ड का, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, हमने कहा कि सर अगर हमारे पास इस साल इनफ प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास इस साल अगर इनफ प्रॉफिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर उस लॉस को सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। सैलरी, बताइए सैलरी में लॉस होता है क्या? नहीं होता सर, तो नॉट एप्लीकेबल, एनए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, राइट। हाउस प्रॉपर्टी लॉस होता है, यस, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि सर कितने टाइम तक, मतलब कैरी फॉरवर्ड होने का तो टाइम होगा ना कुछ, कैरी फॉरवर्ड होने का भी टाइम होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक लॉस आप 10 साल 20 साल 50 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, तो टाइम दिया गया है ना। कितना टाइम दिया गया? 8 ईयर्स, 8 साल। ठीक है, और साथ ही साथ एक रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दी? रेस्ट्रिक्शन ये लगा दी कि आप कैरी फॉरवर्ड करने के बाद उस लॉस को सिर्फ उसी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। समझ ना, जैसे मान लीजिए इस साल मुझे हुआ हाउस प्रॉपर्टी में लॉस, पहले मैंने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया, इंट्रा हेड में अगर सेट ऑफ हो गया तो ठीक है, वरना मैंने इंटर हेड एडजस्टमेंट ट्राई किया, उसमें हो गया तो ठीक है, वरना मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब जो इस साल का कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या वो नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड होगा? यस, डेफिनेट सी बात है, नेक्स्ट ईयर में वो ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। तो नेक्स्ट ईयर में जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा एचपी का, वो एचपी के प्रॉफिट से ही सेट हो सकता है, बाद में वो किसी और हेड से सेट नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसलिए हम यहां लिख रहे हैं सेम हेड। डन। ओके, अब बिजनेस के अंदर देखिए 3 बिजनेस पढ़े थे हमने, बीएनपी में 3 बिजनेस पढ़े थे। एक तो पढ़े थे स्पेकुलेशन, राइट, एक पढ़े थे स्पेसिफाइड, और एक पढ़े थे अदर बिजनेस। तो देखिए स्पेकुलेशन बिजनेस 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और सेम बिजनेस से, मैं ये नहीं कहूंगा सेम हेड से, क्योंकि अगर मैं सेम हेड बोलता हूं इसका मतलब तो क्या हो जाता है कि मैं दूसरे बिजनेस से भी सेट ऑफ कर सकता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं सेम बिजनेस से। हेड तो सेम होना ही चाहिए, बिजनेस भी सेम होना चाहिए, राइट। स्पेसिफाइड बिजनेस, इनके लिए टाइम इंफिनिटी, कोई लिमिट नहीं है, इंफिनिटी, पर ये भी सेम बिजनेस से ही सेट होंगे। ठीक है, और बाकी नॉर्मल जो है वो 8 साल, सेम हेड। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ लो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किसी का आईडी मांगने के लिए मैसेज तो नहीं आया।
हाँ जी, ओके। आगे आ जाएगी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में दो होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और वेदर इट इज लॉन्ग टर्म। ये दोनों ही कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं 8 साल के लिए, और 8 साल के आगे जाके सेम हेड से होंगे। पर ध्यान रहे, सेम हेड के अंदर भी वो लिमिट लगती रहेगी जो अभी लग रही थी, जैसे कि लॉन्ग टर्म से होता है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से होता है, राइट। अदर सोर्स क्लोज, ऐसे लिख दो, कैन नॉट कैरी, अदर सोर्स के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत ही नहीं है। बताइए, यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी, इसमें एक एक्टिविटी जरूर है, ओविंग एंड मेंटेनिंग फोर्स, वो वाली जो एक्टिविटी है वो हो जाएगी सर 4 साल तक, सेम एक्टिविटीज। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं तो आप सुन लीजिएगा, फिर फाइनल करते हैं, ठीक है। सैलरी में सर लॉस होता नहीं है, इसलिए एप्लीकेबल ही नहीं है। एचपी का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है सेम हेड से। स्पेकुलेशन 4 साल होता है सेम बिजनेस से। स्पेसिफाइड अनलिमिटेड होता है सेम बिजनेस से। अदर बिजनेस 8 साल होते हैं सेम हेड से। कैपिटल गेन 8 साल होते हैं सेम हेड से। और अदर सोर्स होते ही नहीं है। अदर सोर्स में ओविंग एंड मेंटेनिंग होते हैं, वो 4 साल के लिए और सेम एक्टिविटीज। बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो भाई। नहीं है? चलिए नेक्स्ट वन। एक वर्ड पढ़ा था अपन ने, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, याद है? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर हेड मतलब 8 इयर्स तक उसी हेड में, उसके बाद 8 इयर्स के बाद, 8 ईयर के बाद खत्म, लैप्स, 8 ईयर के बाद खत्म हो जाएंगे, कोई सेट ऑफ नहीं होगा। ओके, चलिए। हाँ जी, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है, इसको भी ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताइए, आज दुनिया में इतने लोग हैं, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, ठीक है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ठीक है। कल को इनको जब कुछ हो जाएगा ना, ये मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी, तो क्या ये अपना पैसा अपने साथ ले जा सकते हैं? इन्होंने जो कमाया, इन्होंने जो खोया, क्या वो ये अपने साथ ले जा सकते हैं? नहीं सर, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। ओके, अच्छा, जो इन्होंने कर्म किए हैं, अच्छा या बुरा किया है, क्या वो अपने साथ ले जा सकते हैं? हाँ सर, वो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक चीज समझो आप, बिजनेस में दो बातें होती है, एक होते हैं एक्सपेंसेस और एक होते हैं लॉस और प्रॉफिट। लॉस और प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस का कभी नहीं होता, वो मालिक का होता है। बोलो, सही कह रहा हूँ क्या? मैं अगर ये कहूं कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो तो मालिक का होता है, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो तो मालिक का होता है, ठीक है। और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बिजनेस के होते हैं, क्योंकि बिजनेस, एक्सपेंसेस का मतलब ही बिजनेस का है, और कोई मतलब ही नहीं है कि बिजनेस में क्या खर्चा हुआ, क्या इनकम हुई, समझ गए। पर जो फाइनली प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो पर्सन का होता है, वो। बोलो, इस बात से कोई ऐतराज?
हाँ जी, डन। ओके, तो अब सुनिए, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लॉस में नहीं आता है, यहाँ पे आता है क्या बताओ? इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, मैं बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है क्या, एक बार मुझे बताओ। कि भाई मेरे पास प्रॉफिट था, तो मेरे पास प्रॉफिट था बिफोर डेप्रिसिएशन, कितना था? मान लीजिए 6 लाख रुपए का, और मेरा डेप्रिसिएशन था इस साल का, करंट ईयर का, 8 लाख रुपए का। तो बताइए कितना अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रहा होगा मेरा? 2 लाख रुपए का रहा होगा, ठीक है। यस। क्या अब जब हमने इस डेप्रिसिएशन को लेस ही नहीं किया, इसको अनअब्जॉर्ब रख लिया, तो क्या कभी ये लॉस के अंदर इंक्लूड हो सकता है? हम ये बोल सकते हैं कि लॉस के अंदर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन शामिल है? नहीं, ये तो बिल्कुल अलग ही होगा, इसकी वजह से लॉस तो कभी आया ही नहीं। समझ रहे हैं? और इसलिए हम इसको लॉस भी नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं ये ऐसा खर्चा है जिसकी भरपाई नहीं हुई, ये ऐसा खर्चा है जिसकी भरपाई नहीं हुई है, ठीक है। तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि हमने जो ये कैरी फॉरवर्ड लिखे, इसमें लॉस का जिक्र तो कर लिया, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का जिक्र तो नहीं किया। बताइए, क्या हमने कहीं अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का जिक्र किया है? नहीं। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि इसका क्या होगा, बचे हुए अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्या होगा। तो सुनिए, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा और इनफिनिट पीरियड तक हो जाएगा, और और किसी भी हेड से सेट हो सकता है, एनी हेड एक्सेप्ट, बताओ किससे? कि किसी भी हेड से सेट हो सकता है, एक हेड को छोड़ के, बताओ कौन सा? यस, वेरी गुड। मुरली ने सबसे पहले जवाब दिया, बाकी सबका भी सही है, सैलरी। क्योंकि है तो अल्टीमेटली बिजनेस आइटम। अब बिजनेस आइटम किससे सेट अप नहीं हो सकता? अनअब्जॉर्ब्ड से। कैजुअल से नहीं होता है वो, वैसे ही ध्यान रखना, कैजुअल से तो वैसे भी नहीं होता है। आप कहोगे सर कैजुअल, वो भी नहीं हो सकता। तो सैलरी हेड से सेट नहीं होगा, बाकी किसी से भी सेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बता दीजिए, कैरी फॉरवर्ड वाले प्रोविजन में किसी को कोई डाउट है तो बोल दो पहले तो। ये मैंने पूरा दिखा दिया आपको, कोई डाउट है किसी को तो बोल। नहीं है? अब एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम मुझे आपको कोई प्रोविजन नहीं बताना पड़े, वरना ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं अपन। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब यहाँ पे आदेश नहीं है, ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस है। मान लीजिए आपके पास करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। अब क्या करें बताइए? सबसे पहले क्या करेंगे आप? आपके पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे रखा है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दे रखा है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है, क्या करेंगे आप? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें किसे एडजस्ट करना है। सुनिए, हम लेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, अगर हमें ये दे रखा है तो। अब जाहिर सी बात है, इसमें डेप्रिसिएशन लेस नहीं है, तो सबसे पहले हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। करंट ईयर डेप्रिसिएशन सबसे पहले क्या करेंगे? करंट ईयर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, राइट। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया सीधा सीधा, राइट। अब सुनिए,
करंट ईयर का प्रॉफिट आने के बाद सर ये हमारे पास बचेगा प्रॉफिट, तो हम इससे इंट्रा हेड और इंटर हेड करंट ईयर का कर देंगे पहले एडजस्टमेंट, जो भी कहे, इंट्रा हेड है तो इंट्रा हेड, इंटर हेड है तो इंटर हेड। उसके बावजूद हमारे पास प्रॉफिट बचता है। तो अब आप मुझे बताओ, आप अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पहले लेस करोगे या ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस पहले लेस करोगे? यस, हम ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस पहले लेस करेंगे। व्हाई? क्योंकि इनका एक लिमिट है, इनके टाइम है, हर चीज की एक लिमिट होती है ना। तो जो काम लिमिट वाला हो पहले हमें उसको करना चाहिए। बाद में देखो, लिमिट के बाद कोई काम करने से कोई फायदा नहीं है। लिमिट के बाद या टाइमलाइन के बाद कोई भी काम अपन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका रेपुटेशन भी लॉस होता है ना, कोई भी रेपुटेशन भी लॉस होता है और नुकसान भी होता है। तो वो कभी नहीं करना चाहिए, समझ गए? तो अभी अगर हम इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा लॉस लैप्स हो जाएगा, उस लॉस को हम फ्यूचर में सेट कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले हम ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस करेंगे और बाद में अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेंगे। बताइए जी, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ समझ में आ गया? ओके, चल अब चलते हैं फाइनली हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे सभी। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इन द फॉलोइंग केसेस। क्या है पहला पॉइंट? दो केस दे रखे हैं हमें, केस 1 केस 2। केस 1 केस 2 दो पॉइंट दे रखे हैं। एक केस करते हैं अपन पहले। देखिए आपको बहुत सारी इनकम, बहुत सारे लॉस दे रखे हैं। सबसे पहले तो आपको इनको ढंग से सेट करना है। इसमें गड़बड़ी ये मत कर देना कि लॉस को प्रॉफिट ले लिया, प्रॉफिट को लॉस ले लिया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉफिट ही रहेगा, बिजनेस इनकम लिखा है और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, तो बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। तो ये बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं किसी इनकम लिखा था हमने इनकम ले लिया। जो वो गलतियां होती है ना आपसे, टाइपिंग एरर या पढ़ने वाली एरर, वो एरर मत कर देना, वरना ये पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? हाँ जी, क्लियर है क्या? बोल दो चलो मैं आगे। चलिए आइए, अब इसको सोल्व कैसे करना है वो तरीका सुन लीजिए, समझ लीजिए। हमारे पास बहुत सारी इनकम है, हमारे पास बहुत सारे लॉसेज हैं। कोई इनकम किससे सेट होती है, कोई किससे सेट हो सकती है, हमें पता है, रूल हमें पता है, पर कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक काम करना है, आपको सेट ऑफ पहले इनकम इनकम लिख लेनी, जितनी भी इनकम है, सिर्फ इनकम, नॉट लॉस, सिर्फ इनकम लिखते जाइए। बताइए, सैलरी, सैलरी इनकम है क्या? सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है सैलरी। क्या सैलरी की कोई इनकम है? नहीं है। दूसरा हमारा चैप्टर होता है हाउस प्रॉपर्टी। तो बताइए क्या हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है? ए, ए से है ना? हाँ, कितना है सर? 30,000 रुपए। ध्यान रहे ये आप इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है? तो मैं यही पास में लिख रहा हूँ,
30,000 रुपए, राइट। अब स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ पे ये लगा दीजिए, आपने कौन सा आइटम लिख लिया, आपने ये लिख लिया, ठीक है। स्पेस छोड़ दीजिए, थोड़ी जगह छोड़ देंगे आराम से, ठीक है। आगे आ जाइए। बीएनपी, बीएनपी में बताइए, बीएनपी में कोई इनकम है सर? एक तो स्पेकुलेशन है, ये भी लिखना, स्पेकुलेशन 80,000 रुपए, राइट। उसके अलावा ये लॉस है, और कोई नहीं है ना? और कोई है क्या बिजनेस में इनकम? नहीं है तो कैपिटल गेन में आ जाइए। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में बोल रहे हैं कि सर एसटीसीजी है ए में, एसटीसीजी ए ट्रांजेक्शन पे कितने रुपए का है? 30,000 रुपए का, राइट। फिर लॉस आ जाता है और फिर प्रॉफिट। एलटीसीजी बी में 10,000 रुपए का, बताइए यही है क्या? यस, ठीक है। अदर सोर्स में आ जाइए, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते रहना। अदर सोर्स में सर हमें सबसे पहले बोल रहा है ओविंग मेंटेन, ये लिख दूं मैं, ओविंग मेंटेनिंग हॉर्स वाला, और ये है 20,000 रुपए का, ये वाला लिख दिया मैंने, ठीक है। लॉटरी, लॉटरी को आप अलग से लिखेंगे क्योंकि लॉटरी कैजुअल इनकम का पार्ट है और उससे कोई सेट ऑफ नहीं होता, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। लॉटरी हो जाएगी मेरी 40,000 रुपए। आगे आ जाइए, हॉर्स रेस, ये भी कैजुअल इनकम है, तो ये भी 10,000 रुपए मैंने अलग से लिख दिया। कार्ड गेम पे रहने दो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना है? 20,000 रुपए। अब एक बार देख के बताओ ढंग से कि क्या हमने सारी इनकम लिख ली है? कोई इनकम छोड़ी तो नहीं है, सारी इनकम लिख ली है क्या हमने? बोलिए, क्या हमने सारी इनकम लिख ली है? कोई इनकम रही तो नहीं? नहीं रही, चलो। अब आते हैं, सबसे पहले कौन सा एडजस्टमेंट करते हैं बताओ? इंट्रा हेड, तो सेम हेड पकड़ो सबसे पहले, बताइए। सेम हेड में लॉस, एचपी इनकम है हमारे पास, तो एचपी का लॉस है क्या? हाँ जी सर है। ये लो सर, तो यहाँ पे लिख दो लेस एचपी लॉस बी प्रॉपर्टी 10,000, पैसा लिख दो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। स्पेकुलेशन लॉस, प्रॉफिट था, स्पेकुलेशन लॉस है क्या कोई? नहीं है। क्या बिजनेस लॉस को, ये जो बिजनेस लॉस दे रखा है ना 30,000 रुपए का, क्या इस बिजनेस लॉस को मैं स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से सेट कर सकता हूं या नहीं? सोच समझ के बोलना। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। नेहा, ध्यान दो, स्पेकुलेशन का लॉस बिजनेस के लॉस से सेट नहीं होता, बट बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से सेट होता है, ठीक है। तो कौन सा लॉस है उस पर फोकस करो, वो हमारी लिमिट है, ठीक है। आगे आ जाइए सर, कैपिटल गेन की बात। अब सीक्वेंस से चलना, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे भी दे रखी हो वो मत करो, मैं मेरा पर्सनल मानना ये, क्योंकि वरना क्या होता है कि अपन ऊपर नीचे स्क्रॉल करते रहते हैं। तो आई थिंक अब
निशान लगाते चाहिए और ऐसे बढ़ते जाइए चैप्टर वाइज। चलिए कैपिटल गेन में आते हैं। कैपिटल गेन में लिखा है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है हमें 10,000 रुपए का। क्या शॉर्ट टर्म से हो सकता है? यस। तो STCGP कितना है सर? 10,000 रुपए का। ये 10,000 रुपए लिख दिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म लॉस है तो लॉन्ग टर्म तो सिर्फ लॉन्ग टर्म से होता है, तो LTCGA 30,000। हालांकि ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट है, फिर भी मैं पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। कार्ड गेम में लॉस, बोलो कार्ड गेम में लॉस का क्या करें? लॉटरी से कर दूं सेट ऑफ? कार्ड गेम में लॉस को लॉटरी से सेट ऑफ कर दूं क्या? कैन नॉट सेट ऑफ, हो ही नहीं सकता, भूल जाइए, सेट ऑफ ही नहीं हो सकता। अब देखिए क्या आइटम बचा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस। देखो वर्ड यूज किया गया एग्रीकल्चर बिजनेस, तो हम इसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानेंगे या बिजनेस मानेंगे? बताओ। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है ना, पर यहाँ पे वर्ड बिजनेस इस्तेमाल किया गया आगे, तो आप इसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानेंगे या बिजनेस मानेंगे? बताइए पक्का? बिजनेस वर्ड काम में लिया गया है, पर ये सोच लो। मुझे नहीं पता बुक में आंसर क्या है, देखो मुझे नहीं पता इसका आंसर बुक में क्या है, मुझे नहीं पता बुक वालों ने इसको क्या मान के किया हुआ है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसे बिजनेस मानिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे बिजनेस मानिए, ठीक है। मान लीजिए मैं किसान से गेहूं लेता हूं, ध्यान से सुनना, मैं किसान से गेहूं लेके बेचता हूं, तो क्या मैं एग्रीकल्चरल बिजनेस बोल सकता हूं? मैं किसान से गेहूं लेके बेचता हूं, क्या मैं इसे एग्रीकल्चरल बिजनेस बोल सकता हूं? बोलो भाई, मतलब क्या है एग्रीकल्चरल बिजनेस का मतलब क्या है आपके हिसाब से? एग्रीकल्चरल बिजनेस का मतलब क्या है? सर एग्रीकल्चर बिजनेस का मतलब तो फार्मिंग प्रोडक्शन ये सब करना होगा ना, गेहूं खरीद के बेचना थोड़ी भी वो माना जाएगा एग्रीकल्चर। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने गेहूं उगाए, उससे आटा बनाया और उसको बेचा। अब बताओ, मैंने गेहूं उगाए, उससे आटा बनाया और बेचा, क्या ये एग्रीकल्चर है? बोलो भाई, क्या ये एग्रीकल्चरल है? नहीं। अच्छा आपके हिसाब से क्या होता है एग्रीकल्चरल बिजनेस, ये बता दो। कोई भी, एनीथिंग। तो सुनिए, हमने गेहूं उगा के आटा बना के बेचा, ये बोथ है, इसमें एग्रीकल्चर भी है, इसमें नॉन एग्रीकल्चर। तो इसका हमें डिवाइडेशन करना पड़ता है। आधी इनकम जाती है, आधी मतलब एज पर टर्म्स में बता दूंगा कैसे निकालते हैं। तो उतनी इनकम जाती है एग्रीकल्चर में और उतनी बाकी इनकम जाती है बिजनेस में, ठीक है। टी कॉफी रबड़ पढ़ा था हमने, पार्शली एग्रीकल्चर पार्शली नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। दो एक्टिविटी होती है, एक होती है प्राइमरी ऑपरेशन, एक होता है सेकेंडरी ऑपरेशन, राइट। अगर आप प्राइमरी ऑपरेशन कर रहे हैं ना तो वो होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और अगर आप सेकेंडरी ऑपरेशंस कर रहे हैं तो वो होता है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब यहाँ पे इस्तेमाल किया गया एग्रीकल्चरल बिजनेस, तो मे भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी का बिजनेस होगा, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे बिजनेस इनकम लेके चलें। आप एग्रीकल्चर लेकर चलना चाहते हैं चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों का आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम लेके जाते हैं इसको,
तो ये एग्जम्प्ट इनकम है, और एग्जम्प्ट इनकम का लॉस भी एग्जम्प्ट होता है, इसलिए इसका एडजस्टमेंट ही नहीं होगा अगर आप इसे एग्रीकल्चर मानते हैं तो। बट अगर आप इसे बिजनेस मानते हैं तो ये एज ए नॉर्मल बिजनेस लेस हो जाएगा, उस वैसे ही इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, उससे आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपके ही इंटर में एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, और उसमें लिखा था प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, ये कौन सी इनकम है? एग्री, नॉन एग्री, पार्टली एग्री, या नन ऑफ अबो? बताइए। बोलिए कौन सा एग्जाम आंसर है आपका इसमें? आंसर इज बी, इट्स नॉन एग्रीकल्चर। मुझे पता है ये गलती करेंगे आप, बट ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। व्हाई? अरे भाई, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिखा होना जरूरी है, तो आप इसे पार्टली बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग को आप पार्टली कैसे बोल सकते हैं? इसमें अगर मैं किसी से चाय पत्ती की जो पत्तियां आती है, लीव्स आती हैं, वो खरीद के चाय पत्ती बना रहा हूं, तो क्या आप मुझे एग्रीकल्चर बोल देंगे? बताइए। तो फिर यहाँ पे हमने कहीं ग्रोइंग वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, हमने कहा प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो आपने इसे पार्शियली कैसे लिया, सोचो एक बार। ये गलतियां करता है बच्चा एग्जाम में, क्योंकि कई बार रट्टा मारा रहता है कि भाई चाय का नाम सुनते ही 60-40 कर देना, पर ऐसे नहीं होता ना। समझ पा रहे हैं लॉजिक को? तो इट्स नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्योंकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वर्ड काम में लिया गया। समझ गए? चलो एक और एमसीक्यू आया हुआ है, वो भी डिस्कस कर देता हूँ। एक कंपनी है, ध्यान से सुनना, और वो कंपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हुई है। हाँ, एक एक वर्ड कीमती है। एक कंपनी है और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हुई है, प्योरली एग्रीकल्चर। ठीक है। और इस कंपनी के शेयर है मेरे पास। मेरे पास क्या है? इस कंपनी के शेयर्स है, राइट? तो कंपनी को एग्रीकल्चर इनकम मिली 1 करोड़ रुपए की, और कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया, उसमें से मान लीजिए 2,000 रुपए का डिविडेंड मुझे मिला। मेरे लिए ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं? नो, मेरे लिए तो डिविडेंड इनकम है। कंपनी क्या करती है उससे मेरी इनकम के नेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो इसलिए आप इसको बिजनेस ले, कि आप एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। चलिए भाई और देखते हैं, और क्या बचा हमारा। हमने इसको बिजनेस में ले लिया है। एक बचा सर ओविंग मेंटेनिंग में 50,000 का लॉस। तो ओविंग मेंटेनिंग के लॉस को भी देखते हैं, यहाँ कर दूं लेस। ओविंग मेंटेनिंग कॉस्ट 50,000। अब क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्या जो हमने अभी तक हमारे आंसर में नहीं ली हो? बताइए। क्वेश्चन में अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमने हमारे आंसर में नहीं ली? नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और इंट्रा हेड का सारा इंतजाम हमने कर दिया। देखिए, अगर मैं ये फिगर लिखूं यहाँ पे 20,000, तो क्या ये आफ्टर इंट्रा हेड प्रॉफिट है? यस। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, कितना हो गया? 50, 55, 25,000, तो ये भी आफ्टर इंट्रा हेड है।
हाँ जी, यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट था, 10,000 का लॉस है। एक बार मैं अंदर ही लिख रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनना, एक बार अंदर ही लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपस में भी तो हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेन था 10,000 का, लॉस था 20,000 का। तो फाइनल पिक्चर मेरी कुछ ऐसी है कि मेरे पास 20,000 की तो शॉर्ट टर्म इनकम है और 20,000 का लॉन्ग टर्म लॉस है। तो क्या लॉन्ग टर्म लॉस को शॉर्ट टर्म लॉस से सेट ऑफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो मैं यहां तो लिख देता हूं एसटीसीजी 20,000 और यहां लिख देता हूं एलटीसीजी 20,000 का लॉस। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, आगे आ जाइए। ओविंग मेंटेनिंग, ओविंग मेंटेनिंग में 30,000 का लॉस लिख दूं। अदर सोर्स में, अदर सोर्स में 20, 40, 70,000 की इनकम लिख दूं, या फिर ऐसे कर लो, ये 20,000 अलग लिख लो, ये 20,000 अलग लिख लो और ये 50,000 अलग लिख लो, क्योंकि इसका सेट ऑफ, इससे किसी का सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। बताओ जी, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है क्या सारी? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। अब आइए इंटर हेड की बारी है। सुनिए, इंटर हेड की बारी है। इंटर हेड क्या कह रहा है? यहाँ पे लॉस है ही नहीं, यहाँ पे लॉस है ही नहीं, जहाँ पे लॉस है उसको पकड़ो, ठीक है। अब जहाँ पे लॉस है उसको पकड़ो, यहाँ लॉस नहीं है, यहाँ भी लॉस नहीं है, यहाँ भी लॉस नहीं है, यहाँ लॉस है। बताइए, एलटीसीजी की भरपाई किसी और हेड से हो सकती है क्या? एलटीसीजी लॉस बच रहा है, एलटीसीजी लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बच रहा है, क्या किसी और हेड से सेटअप हो सकता है? नहीं, कैपिटल गेन में इंटर हेड नहीं होता, ऐसा लिखाया हुआ है। तो फिर क्या हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर दें सीधा ही? क्या हम इसे सीधा कैरी फॉरवर्ड करें? यस, तो बस करना कुछ नहीं है, कैरी फॉरवर्ड के लिख दो कैरी फॉरवर्ड। ओविंग मेंटेनिंग हॉर्स, बताइए, ओविंग मेंटेनिंग हॉर्स का लॉस, क्या ये किसी और इनकम से सेटअप हो सकता है? नहीं, सेम से ही होता है, तो इसको भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्या इसके अलावा कोई लॉस है हमारे पास? बताइए, क्या इसके अलावा कोई लॉस है क्या हमारे पास? नहीं है। तो ये लो जी, ये हो गया इंटर हेड एडजस्टमेंट भी हो गया। तो फाइनल इनकम, तो फाइनल इनकम अब फाइनल कॉलम में लिख रहे हैं हम, ठीक है। अगर हमारा इंटर हेड होता तो हम यहाँ कर देते, ठीक है, यहाँ कर देते। अब फाइनल लिख रहे हैं, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड हो गए और अदर सोर्स की टोटल 70,000 रुपए आ गई। जोड़ दो भाई, कितना आ रहा है? 1,35,000। लीजिए भाई, क्लियर है? बता दीजिए, कोई डाउट है किसी को तो? नहीं है? चलिए, इसका सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, सेकंड पार्ट इसका आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, बाकी कल यही करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।